फिर पूरा क्यों नहीं कर सकते? हाँ, सर फॉर्मूला डिराइव पूरा क्यों नहीं कर सकते? वो एक्चुअली ना एक जगह कैलकुलस का जरूरत पड़ जाता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पूरा नहीं करेंगे। अरे अभी ना कोई आया था, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने से दोबारा आ पाएगा? पता नहीं सर मेरे को। अब पता नहीं कौन आए थे, मैं इधर वाला बटन प्रेस करने के जगह उधर वाला कर, एक एडमिट आता है और एक रिजेक्ट आता है, तो बाई चांस मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब पता नहीं, कई बार ना रिजेक्ट करने से फिर अलाउ नहीं करता। वो तो सर बाहर किक हो गया होगा फिर वेटिंग रूम से। अब पता नहीं, चलो जो भी है देखते हैं। हाँ, तो आज हम लोग सबसे पहले जो एजेंडा रखेंगे वो है प्रिज्म। प्रिज्म के ऊपर जो फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला बताया था, उसको पार्शियली डिराइव करेंगे। देखो कैसे। पहली बात तो ये रहा प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है ना, याद है ना। लेट अस से ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और उसके बाद बेंड होकर रिफ्रैक्टेड रे, और फर्दर बेंड होकर इमर्जेंट। ये जो दो डॉटेड लाइंस ड्रॉ किए नॉर्मल है, ध्यान रखना, ये हो गया नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, बाय कन्वेंशन क्या है कि जो रे एंटर कर रहा है वहां पे जो इंसिडेंट एंगल होता है वो हम लिखते हैं I1। चलो जी I1 लिख दिया। मैंने एक मैसेज डाल देता हूं कि इट कम्स टू वो क्या है कि जो इनिशियल एंगल है वो तो I1 और R1 समझ में आता है ना। तो ये हो गया I1, ये हो गया R1, लेकिन जो सेकेंड रिफ्रैक्शन है उसके लिए तो ये इंसिडेंट एंगल और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। लेकिन साइंटिस्टों ने यहाँ पे थोड़ा सा कन्वेंशन उल्टा कर, उनका ये मानना है कि अगर रे यहां से आता है तो यूं होके ऐसे जाता है, पर अगर रे यहां से आएंगे तो वो तो ऐसे करके उल्टा आएंगे ना, तो फिर तो उधर वाला इंसिडेंट होगा, इधर वाला इमर्जेंट हो जाएगा। तो ये इसलिए उन्होंने खिचड़ी वाला सिस्टम किया। उन्होंने बोले काम करो, बाहर वाले एंगल्स को I1 I2 लिखो, बाहर वाले, ये हो गया I1 और ये हो गया I2 और ये हो गया R2। नाउ यू माइट सी ये तो बड़ा अजीब सा है बट जो भी है यही कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, एंड दैट इज कायदे से टेक्निकली जो करेक्ट है वो क्या है, ये I2 होना चाहिए, R2 होना चाहिए, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्शन एंगल। टेक्निकली करेक्ट तो ये, लेकिन साइंटिस्टों ने कन्वेंशन लगाया कि चलो ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कैसे, तो इसको I1 और I2 लिख लो और इसको R1 और R2 लो। आई थिंक मेक सेंस। चलो, तो अब देखो यहां से ये जो लाइन है इसको आगे कर, और इस लाइन को भी आगे कर, तो ये जो होता है इसको हम लोग बोल देंगे एज डेल्टा। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। अब जरा सोचो, यही लाइन मैंने पीछे किया तो फिर तो ये भी I1 होगा ना, ये तो पूरा I1 ही होगा, ये वाला एंगल, ये तो I1 होगा। और ये अगर I1 होता है, ये अगर R1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, है ना। तो ये तो हो गया I1, ये क्या हो जाएगा I1 माइनस R1। ये ना फिगर थोड़ा छोटा है, मैं ना फिगर दोबारा बना, ठीक है ना, देखो ये बड़ा कंजेस्टेड होता है। ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये 90 डिग्री ऑब्वियसली, ये 90 डिग्री। इस लाइन को मैं आगे कर रहा हूँ,
और इस लाइन को पीछे कर रहा हूं, ठीक है ना। तो रे एंट्री ऐसे किया तो ये हो गया I1, फिर तो ये भी I1 होगा और ये हो गया R1, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा I1 माइनस R। सिमिलरली कन्वेंशन साइंटिस्टों ने क्या रखा, बाहर वाले एंगल्स को I1 I2, यानी साइंटिस्टों ने कन्वेंशन रखा कि इसको I2 बोले। ये थोड़ा स्ट्रेंज है, मैं भी एग्री कर रहा हूं, बट ठीक है, ये कन्वेंशन है, क्या करें। तो फिर ये हो जाएगा R2, ये तो हो गया I2। देखो अभी I2 क्यों, भी देखो ये वाला लाइन देखो और ये वाला लाइन देखो, तो अगर ये I2 होता तो फिर ये भी I2 होगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर ये पूरा I2 होता और ये I2 होता तो ये वाला एंगल क्या होता ना, I2 माइनस R2। आई होप चीजें क्लियर होता जा रहा है। अब जरा सोचो, ये है डेल्टा। नाउ वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये जो एक्सटीरियर एंगल डेल्टा है, तुम इस ट्रायंगल को लेते हो, ये वाला ट्रायंगल अगर लेते हो, ये वाला ट्रायंगल, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, I1 माइनस I1 R1, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, which is I1 plus I2 minus R1 plus R2। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, इसलिए हल्का सा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो जरा देख लो, एक सेकंड। हाँ जी, समरथ में पढ़ना, समरथ में पढ़ना। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटे, मैं गुड इवनिंग बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, ओके, मुझे लगा कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है। नहीं सर, नहीं। अच्छा ठीक। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो डेल्टा ये आ गया, तो इसको थोड़ा सा रीमॉडल करके लिखा है, I1 माइनस I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। आई होप इट्स ओके। अब एक काम करो, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, जो नॉर्मल है ना। तो जरा एक काम करो, A B C तो ये हो, इसको D लिख दो, इसको E लिख दो, इसको F लिख दो। नाउ इन ट्राइंगल, अच्छा इन क्वाड्रिलैटरल ADFE, इन क्वाड्रिलैटरल ADFE क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल F, ठीक है ना, एंगल A प्लस एंगल F प्लस 90 प्लस 90 360, यानी एंगल A प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। समझा है ना। मैंने क्या लिखा कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ना, इसमें दो एंगल्स तो 90 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल वाला एंगल है, और एक A है एक F है, तो ये सारा मिला के 360 होना चाहिए, तो 90 90 कैंसिल होकर 180, तो A प्लस F 180 हुआ। और एक चीज देखो, इस ट्रायंगल को अगर देखते हो, यानी इन ट्रायंगल DEF, DEF क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस F, वो भी तो 180 है, तो R1 प्लस R2 प्लस F इज आल्सो इक्वल टू 180, ठीक है। तो F क्या हो गया, 180 माइनस A, तो F क्या हो गया, 180 माइनस A, इसको लिख देता हूं, तो यानी R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस A इज इक्वल टू 180, यानी इससे पता चल रहा है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, यानी मैं इसको लिख सकता हूं एज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस, क्यों, क्योंकि R1 प्लस R2 तो A है और ये R1 प्लस R2 है, ठीक है ना। ये तो मैं सारा रिलेशनशिप बता रहा हूं, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री से आता है, बट फिर भी करना तो है ना, इसलिए मैंने ये कर, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A आ गया, उसको यूज कर लिया मैंने। अब सुनो जो मैं असली चीज कहने वाला हूं, ध्यान से सुनो। अगर तुम एक प्रिज्म लेके
एक प्रिज्म लेके अगर ऐसे इंसिडेंट रखो, 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 तो अगर तुम अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट करोगे, इंसिडेंट रेस अलग अलग एंगल कर सकते हो, ये इंसिडेंट रहे, ये इंसिडेंट रहे, ये इंसिडेंट रहे, ये सारे सारे ऐसे एंगल बदल सकते, तो देखा जाता है कि डिविएशन एंगल भी साथ साथ बदलता है। क्यों? अगर ऐसे रखोगे तो रे थोड़ा बेंड करके फिर बाहर निकलेगा, ऐसे रखोगे तो थोड़ा और बेंड करके बाहर निकलेगा, तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा, ठीक है। तो लॉजिक कहता है, सिमेट्री कहता है कि डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब इधर का और इधर का एंगल बराबर होता है, यानी I1 और I2 बराबर होता है। ये तो खुद सोच के देखो, ये जो रेज है ना, ये इंटरचेंजेबल है, इधर से जब रेज आता है उधर, तो उधर से रे अगर आया तो इधर से वापस आएंगे। तो अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर मान लो इंसिडेंट रे होने के बाद अगर डेल्टा मिनिमम होता है तो एंगल इधर से भी वही होगा, इधर से भी वही होगा, सिमेट्री आफ्टर ऑल। तो देयरफॉर डेल्टा मिनिमम कब होगा? तो डेल्टा इज मिनिमम व्हेन I1 is equal to I2, उसको I लिख देता हूं फिर, तो इज इक्वल टू I, है ना, ये हो गया डेल्टा मिनिमम। तो बाय द वे डेल्टा है क्या? डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, अब तो दोनों I के बराबर, तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू ये था, अब मैं लिखूंगा डेल्टा इज इक्वल टू, अब तो I1 प्लस I2 को फिर I प्लस I 2I लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 2I माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2I माइनस, ठीक है। तो I आ जाएगा इक्वल A प्लस डेल्टा बाय, ठीक है, यानी I क्या आ गया ना, A प्लस डेल्टा बाय आ गया। और एक चीज देखो, R1 प्लस R2 तो A है ना, R1 प्लस R2 है, अगर I1 और I2 बराबर है, देखो लॉजिकली देखो, डोंट बिलीव मी, फिर क्या होगा ना, लगेगा अरे बाप रे इतना लंबा एक पता नहीं क्या है, ये हर चीज लॉजिकली मैं एक एक करके स्टेप आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि डेल्टा मिनिमम तब होगा जब दोनों तरफ से रेस सिमेट्रिकल होंगे, यानी I1 और I2 बराबर होगा। अब बताओ, अगर I1 और I2 बराबर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो I1 R1 और I2 रिलेटेड है, तो देयरफॉर R1 R2 भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि also R1 is equal to R2 is equal to R, लिख लो फिर, है ना, R1 is equal to R2 फिर इसको तो R लिख लो, लो जी मैंने लिख दिया। तो R1 plus R2 is equal to A अगर होता है, यानी 2R is equal to A, तो 2R is equal to A also, ये जो R1 plus R2 जो A लिखा है, अब R1 plus R1 और R2 तो R के बराबर है, तो also 2R is equal to A, इसका मतलब R क्या हो गया, एक्चुअली डेल्टा M लिखा, ये डेल्टा मिनिमम के लिए डेल्टा M लिखा, R क्या होगा, अब देखो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना, ना साइन आई बाय साइन आर ये होता है, देयरफॉर फाइनली क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई, लेकिन आई क्या है, a प्लस डेल्टा m बाय 2, यानी साइन a प्लस डेल्टा m बाय अपॉन साइन r होता है ना, तो r क्या है a बाय 2, यानी अपॉन साइन, ठीक है, यानी म्यू क्या होगा ना, साइन a प्लस डेल्टा m बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2, बस। ये फॉर्मूला मैं लास्ट क्लास में दिया था कुछ बच्चों को, जो जब मैंने ऑफलाइन लिया था, ऑनलाइन में वो वाला पार्ट रह गया था थोड़ा सा, बट अब तो सारा मेकअप हो गया, दोनों का बराबरी हो गया। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म कैसे निकालते, ठीक है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
द मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन जिस वक्त होता है उस वक्त तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। तो उस कंडीशन में म्यू हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है, देख लो। ठीक है, एक बार चेक करो अच्छे से। अच्छा, मैंने सारा डिराइव डेल्टा कर दिया। मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर अगर से समझो। हाँ, एक सेकंड, अगर कोई स्टेप में डाउट है तो पहले ना अच्छे से स्टेप में डाउट पूछो। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग कि हाँ चलो ठीक है आपने बताया मैंने नोट तो कर लिया, एक बार दोबारा घर में देख लेंगे या फुर्सत में देख लेंगे तो आ जाएगा। नहीं, जो देखना है वो अभी देखो, अभी समझो, अभी पूछो। हाँ, क्या पूछ रहे थे? तो डेल्टा मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट समझा दो एक बार, मेरे को समझ नहीं आया। देखो, डेल्टा मिनिमम का मतलब समझो। सपोज मैं कहता हूँ, तो सोच के देखना, अगर मान लो इस तरफ इधर से रेज आ रहा है, तो लेट अस से इधर का इंसिडेंट एंगल है 42 डिग्री, कुछ भी ले लो, लेट्स से 38 डिग्री। तो लेट अस से डेल्टा मिनिमम तब हो रहा है जब इधर का इंसिडेंट एंगल 38 डिग्री। समझ में आया ना? तो इधर का एंगल क्या होगा? इधर का एंगल लेट्स से 43 डिग्री है। सोच के देखना। तो अगर इधर 38 डिग्री होता है और अगर उधर 43 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब 38 डिग्री इज नॉट द डेल्टा मिनिमम ना। क्यों? क्योंकि देखो इधर से जिस एंगल पे रेज जाते हैं ना, प्रिज्म सिमेट्रिकल होता है, तो उधर से भी उसी तरीके से रेज वापस आती है। तो देखो डेल्टा मिनिमम कब होगा? या अगर डेल्टा मिनिमम एक सर्टेन एंगल इस तरफ से होता है तो उस तरफ भी तो सेम एंगल होना पड़ेगा ना फिर, तब ना वो डेल्टा मिनिमम। अदरवाइज तो फिर डेल्टा मिनिमम 38 पे भी हो गया, 43 पे भी हो गया, है या नहीं? तो देयरफॉर यू अंडरस्टैंड कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर एंगल पे इस तरफ रखने पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, अगर डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिविएशन अगर मिनिमम बनता है तो वही एंगल फिर उस तरफ भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिज्म में रेज आर इंटरचेंजेबल। इधर से जब रेज उधर जाते हैं तो उधर वाला रे को अगर वापस भेजोगे तो उसी रास्ते से वापस आते हैं, यानी प्रिज्म में रेज आर इंटरचेंजेबल। इधर से उधर और उधर से तुम इंटरचेंज कर सकते। तो अगर एक सर्टेन कंडीशन में अगर एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होता है और वो अगर एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बनता है इस तरफ, तो उस तरफ भी वही एंगल ऑफ इंसिडेंस बनना पड़ेगा, क्योंकि उसी एंगल पे अगर उधर रखोगे तो रेस रिवर्स होके उसी तरीके से जाता है और उतना ही डेल्टा बना। इसलिए मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन जिस वक्त होगा उस वक्त क्या होगा? इधर का इंसिडेंस एंगल और उधर का इंसिडेंस एंगल बराबर इफेक्ट। इसलिए मैंने I1 को I2 को इक्वल कर दिया, लेट्स से इक्वल टू I। फिर बाकी तो कैलकुलेशंस किया मैंने, बस रेडीमेड रिजल्ट के लिए वाइस आई वाला पता है? हाँ, ये वाला डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा कितना ना, ट्वाइस आई। इसको मैंने ट्वाइस आई लिया, ठीक है? I1 प्लस I2 की जगह ट्वाइस आई, I1 और I2 तो बराबर हो गए। ये लॉजिक है, ठीक है? और कोई सवाल है? कुछ पूछना है? और किसी का कोई सवाल है? नो सर। बाकी सर आप सर कह रहे थे कि इसमें कैलकुलस लगेगा, कैलकुलस के तो बिना हो गया। नहीं नहीं, ये तो लॉजिकली बताया, बट अगर तुम बोलते हो नहीं मैं तो इस लॉजिक को नहीं मानता हूँ, तो फिर क्या करूंगा? फिर मुझे कैलकुलस से करना पड़ेगा। फिर वो डेल्टा मिनिमम के फिर वो भी लगेगा ना बता दो। calculus। हाँ, वो डेल्टा को डिफरेंशिएट करके तब आता है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए अभी नहीं कराएंगे, वो 12th में कर लेंगे। फिर करा दो सर। सर ट्राई कर लो सर, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, हाँ नहीं नहीं आया बेटा, तो भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना? तो अभी हमने क्या किया, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब एक तरीके से तो बता दिया ना, एक आध के लिए थोड़ा इंतजार भी करो। तो अभी हमने क्या किया, प्रिज्म के ऊपर डिस्कशन किया, और आज मैंने पहले बोला था इज दैट आज प्रूफ डे है। ये पार्शियल प्रूफ हुआ, और अब जो दूंगा वो थोड़ा सा और कंप्लीट होगा। नंबर वन इज दैट Number one is that
हमें पता है कि अगर एक कंकेव मिरर लेता हूं मैं, इन दैट केस अगर रेज पैरेलल जाते हैं, है ना, तो वो फोकस से पास, ठीक है ना, सिंपल है। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ज्वाइन दिस, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये तो इंसिडेंट एंगल हो गया आई, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के तरफ लाइन होता है ना, वो मिरर के परपेंडिकुलर होता है। अगर एक स्फीयर या सर्कल लेते हो और अगर कहीं पे भी कोई लाइन ड्रॉ करते हो ना, ऐसे करते हो, ये सारे यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है, सारे यहाँ पे क्या होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे भी ऐसे होगा, ये हो गया नंबर वन। यानी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया ना, यही उस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। और नॉर्मल का क्या फीचर है? नॉर्मल का फीचर ये हो जाता है कि अगर इंसिडेंट एंगल कुछ भी एंगल पे आता है तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करता है ना। तो अगर ये आई हुआ तो ये हो जाएगा आर, ठीक है ना। ये अगर आई हुआ एंगल ये हो जाएगा आर। और याद रखना आई और आर बराबर होता है, ठीक है। चलो, तो ये अगर आई हुआ तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी आई होगा ना। अच्छा, ये कितना होगा? तो ये जो ट्राइंगल है इसका, ये तो एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल हुआ ना, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा फिर? आर प्लस आई, आई प्लस आर। लेकिन हमें मालूम है कि क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा, इसलिए आई और आर बराबर हो, तो आई इक्वल टू आर इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो फिर अब मैं फ्रेश डायग्राम बना रहा हूं। कैसे? अब मैं फ्रेश डायग्राम ये बना रहा हूं, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, और ये हो गया थीटा। तो मैंने क्या किया, आई इक्वल टू आर इक्वल टू थीटा लिख, तो जहां जहां आई और आर है तो वहां पे थीटा थीटा लिख दूंगा, और अगर आई प्लस आर है तो उस जगह पर मैं लिख दूंगा 2 थीटा। यहां तक हो गया ना? चलो, अब यहां से अप्रॉक्सीमेट परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। अब यहां पे सुनो, यहां पे हम लोग एक मैथमेटिकल एंटिटी यूज करने वाले, क्या? साइन थीटा is approximately 3 tan theta is approximately theta. This is for very small angles. और अब एक चीज और सुनो, ये जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर, इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं एपर्चर। तो जैसे जैसे लेंस के केस में अगर याद होगा मैंने बताया था कि हमारा जो पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंस है दैट इज फॉर अ थिन लेंस। सिमिलरली in case of a curved mirror, pura description is only for a mirror with a very small aperture. याद रखना, is considered as very small. ठीक है। साइन है, टैन है और एक है प्रूफ। ये तो बेटे मैथमेटिकल सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के ऊपर है, ये तो अभी नहीं करेंगे। ये कुछ चीजें तो स्किप करना ही पड़ेगा, तो सारा कुछ फिर मैथ्स क्लास ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये अपर्चर इज कंसिडर्ड वेरी स्मॉल। तो अगर वेरी स्मॉल होगा तो एंगल्स जो बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे, है ना। तो इस केस में मैं साइन थीटा को टैन थीटा को अप्रॉक्सीमेट थीटा लिख सकता हूं। अब एक काम करो, एक ट्रायंगल बनाओ ए सी पी और एफ। इन ट्रायंगल ए सी पी, इन ट्रायंगल ए सी पी टैन थीटा क्या होगा बताओ? तो टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी AP बाय PC इज इक्वल टू AP बाय R। ये जो PC होता है, C तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और P पोल है,
तो ये r होगा, और tan थीटा तो अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है या नहीं? चलो, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग का जो पूरा मिरर का थ्योरी है दैट इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल एपर्चर। ये जो 1/u + 1/v = 1/f है ना, ये हर केस के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एपर्चर के लिए ही वैलिड। ध्यान रखना इस चीज। चलो कोई बात नहीं। अब इन ट्रायंगल, ये तो मैंने ACP लिया था, अब मैं ले रहा हूं AFP। इन ट्रायंगल AFP tan 2 थीटा होगा ये, तो tan 2 थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी क्या होगा ना AP/f, क्योंकि बेस बोलते क्या होगा? FP, और FP इज नथिंग बट फोकल लेंथ, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली कितना? 2 थीटा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, तो अगर थीटा स्मॉल होगा तो tan 2 थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट? 2 थीटा, है ना? चलो, तो थीटा हो गया AP/r और 2 थीटा हो गया AP/f, यानी थीटा क्या होगा? AP/2f। लेकिन थीटा तो AP/r भी है ना, और थीटा AP/2f भी है, ये तो तभी हो सकता है ना जब r और 2f क्या होगा? बराबर होगा। therefore तो मतलब ये रूल हम assumptions की बेसिस पे कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट तो नहीं आया ये। हाँ बेटा, लेकिन इसको मतलब हम assumptions हो गए ना, एग्जैक्ट तो नहीं आया ये। तो मैं पहले बता देता हूँ, मिरर फॉर्मूला इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला करेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं। मिरर फॉर्मूला इज एन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला which will work only when aperture is very small। अगर aperture बड़ा करोगे तो मिरर अपर्चर स्मॉल होगा तो मतलब अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट ना हाँ होगा। बेटा, अपर्चर स्मॉल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो स्ट्रेट मिरर हो गया ना। स्ट्रेट भी होता तो क्या होता है? कर्व तो है ना, फिर भी अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट हो गया, लेकिन फिर भी कर्व है, तो फिर भी इमेज मतलब अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाते हैं, और अगर वो फ्लैट मिरर होता तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके आता, हाँ सर, हाँ सर। लेकिन वो तो नहीं आएगा ना इस केस में। इसलिए थोड़ा सा भी अगर कर्वेचर मिल जाए तो मिरर का जो कर्व्ड मिरर का बिहेवियर है वो तो दिखेगा। बट द पॉइंट इज दैट अगर मान लो तुम मिरर फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ छोटे अपर्चर के लिए यूज कर सकते हो। अगर अपर्चर बड़ा सा कर दोगे ना तो देखना मिरर फॉर्मूला काम ही नहीं करता, पूरा ब्लर्ड सा इमेज आ रहा है, ऐसे देखना। फिर बड़े अपर्चर के लिए क्या करना चाहिए? सर बड़े अपर्चर के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, बड़े अपर्चर के लिए तो कोई है ही नहीं थ्योरी। बड़े सर, अपर्चर के तुमको फिर ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री सब यूज करके तब जाके कुछ सॉल्व कर पाएगा। और एक चीज सुनो, अगर अपर्चर ज्यादा करोगे ना तो फोकस ही नहीं होता, समझ ना? इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। आज मैं बताता हूं उसके ऊपर, पहले इसके ऊपर समझ जाओ। मेरे पास जगह नहीं है, मैं स्फेरिकल एबरेशन बताऊंगा तो मेरे पास जगह नहीं है, जरा अच्छे से प्रूफ को पहले देखो, ठीक है ना? कि प्रूफ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अभी आज कौन कौन है? अर्ना बेटे, प्रूफ समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है ना? आद्विका? यस ये सर। सर आपने R = 2f प्रूव किया है ना? हाँ, यही प्रूफ करना था। सर R = 2f तो डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला में पुट करके हो जाएगा प्रूव। किसमें आता है? R = 2f हाँ, डायरेक्टली नहीं पुट करके हो जाता मिरर में सॉल्व, मिरर फॉर्मूला में। तो मेरा फॉर्मूला भी आता ही नहीं है मुझे। अच्छा, मेरा उससे फॉर्मूला पहले ही इसको कर यूज रहे हो? करके फिर आगे हम डिराइव करेंगे। अच्छा ठीक है सर। अभी तो मेरा फॉर्मूला ही नहीं पता क्या होता है। हमने कर लिया वो एक अलग बात है, हमने तो बिना प्रूफ के मेरा फॉर्मूला कर लिया। बट अभी इस स्टेज में अभी मुझे कुछ नहीं पता। अभी मुझे सिर्फ पता है कि मिरर है, कर्व्ड मिरर है, छोटा अपर्चर है। अब जाकर हमने कंक्लूड किया कि R = 2f। फिर इसको आगे यूज करेंगे फिर हम लोग और आगे, ठीक है ना? ये चीज ठीक है सर। ठीक है ना? प्रथम बेटे फॉर्मूला प्रूफ समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, अभी मैं और सबसे नहीं पूछ रहा हूँ। आई होप सबने वो कर लिया, बाकी उनको आगे पूछेंगे। अब हम फोकस करते हैं मिरर फॉर्मूला। ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा लंबा है, तो थोड़ा पेशेंसली सुनो। मतलब ये प्रूफ कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस हाँ एक चीज है जो कि तुमको मानना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज़ एज आई सेड कि हर चीज अगर हम मैथमेटिकल सीखने जाएंगे तो सारा क्लासेस मैथ्स क्लास होता है,
मैथ्स वैसे भी देखो सब्जेक्ट्स के राजा होते हैं, मैथ्स के बगैर कोई सब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट कर सकता। इवन आज के दिन में तो इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इवन जो यू नो और भी कई सारे जैसे पॉपुलेशन स्टडीज है ना, साइकोलॉजी, सब मैथमेटिकल हो गया, तो सब मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकालते हैं चीज। तो मैथमेटिक्स इज नाउ द रियल थिंग। चल अब हम चलते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज मैं लास्ट में बताऊंगा अगर टाइम मिले तो, और है ना, पहले प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग छोटे थे, यानी तुम लोग तो अभी 10th पढ़ रहे हो, जब मैं 11th 12th में था या इवन 10th में भी था, तो हम लोगों ने 2 मिरर फॉर्मूला पढ़ा है। एक नहीं, 2 फॉर्मूला, एक न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला और एक है मॉडर्न मिरर फॉर्मूला। अब न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला को सिलेबस से निकाल दिया और सिर्फ मॉडर्न मिरर फॉर्मूला रह गया। हम लोग तो 2 मिरर फॉर्मूला पढ़ते थे और कई बार कंफ्यूज हो जाते कि इसमें कौन सा रूल फॉलो करना है, उसमें कौन सा रूल फॉलो करना है। ठीक है ना, बट उस झंझट से तुम लोगों को मुक्ति मिल गया। क्यों? क्योंकि एक को निकाल दिया। न्यूटन का फॉर्मूला वैसे है क्या? हाँ, न्यूटन का फॉर्मूला है क्या? नहीं, न्यूटन का फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, यही मिरर फॉर्मूला है। लेकिन फर्क पता क्या होता है कि जैसे अभी जो मॉडर्न फॉर्मूला है वो मतलब जो कार्टेशियन फॉर्मूला जो हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या होता है, सारा डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से करते हैं, पोल से करते हैं ना। न्यूटन ने सारा डिस्टेंस फोकस से कैलकुलेट किया, बस इतना ही डिफरेंस है। तो उस चक्कर में फॉर्मूला थोड़ा अलग था, ठीक है ना। यानी मिरर का जो फोकस होता है ना, वहां से न्यूटन सारे डिस्टेंस मेजर करते थे इंस्टेड ऑफ पोल, इसलिए उनका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? वो फॉर्मूला का जरूरत भी नहीं, कुछ नहीं। मिरर फॉर्मूला में तुम बस डिस्टेंस को पोल ना करके वो फोकल लेंथ माइनस कर लो डिस्टेंस से। तो सर आएगा हाँ, सर, क्या? समझ गया। मतलब लिखने में क्या आएगा फॉर्मूला? हाँ, तो सर लिखने में क्या आएगा फॉर्मूला? वो बाद में देखेंगे, पहले एक बार इसको प्रूफ कर ले, है ना, मॉडर्न वाला। अब देखो, ये देखो, अब सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है ना, ये फोकस हो गया, ये ट्वाइस ऑफ फोकस हो गया, और ये सपोज एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक रे को मैं ले लेता हूं ऐसे, और ये ठीक है, एक रे ऐसे आ गया, ये फोकस से पास हो रहा है, ये फोकल लेंथ होगा ऑब्वियसली, और एक रे में कर देता हूं ऐसे। अच्छा, अभी हम लोग ना सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरी यूज करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल में ध्यान रखना, जो साइड रेशियो होता है और जो परपेंडिकुलर रेशियो होता है वो बराबर होता है। अब इसका मतलब समझो, ऐसे 2 ट्रायंगल्स में सिमिलर ले, तो अगर ए साइड ए है, ए डैश, बी है, बी डैश, सी है, सी डैश, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। ए बी सी, ए डैश, बी डैश, सी डैश। तो और इसके एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लो, एच, एच डैश, और ऐसे और भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना क्या होता है, 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, a by a dash is equal to b by b dash is equal to c by c dash is equal to x by x dash। तुम अगर इसके अलावा जो बाकी परपेंडिकुलर ओवर ड्रॉप करो तो वो भी होगा, जैसे h1 h2 या कुछ ऐसे नाम दे देना, तो अपना मर्जी है।
तो जो तीनों ऑल्टीट्यूड के रेशियो होता है और जो तीनों साइड के रेशियो होता है वो सारे बराबर, ये सिमिलर ट्रायंगल में होता है। अब ये सब चीजें ना ज्योमेट्रिकली प्रूफ है। आई थिंक शायद तुम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल शायद 9th में पढ़े होंगे या तो 10th में पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे शायद। तो ये प्रूफ तो तुम लोगों को पता ही होगा, और नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लो, ये 10th में सीख ही जाओगे इन एनी केस। तो ये होगा। अब मैं काम करता हूँ, ये जो परपेंडिकुलर होता है यहाँ के बराबर होगा, तो मैं इसके बराबर भी ड्रॉ कर सकता हूं। यानी बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो एक्चुअली इस बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, और जो इमेज का हाइट है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर। ठीक है, और दोनों रेस पैरेलल है, ये तो पैरेलल है इसके साथ, और ये भी पैरेलल, ये दोनों रेस पैरेलल है। तो इससे क्या होता है ना, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और वर्टिकली ऑपोजिट बराबर, यानी ये दोनों जो ट्रायंगल हुआ था ये सिमिलर हुआ। तो मैं नाम दे देता हूं BCD। तो ABF या AFB, ठीक है ना, इस सिमिलर टू, ठीक है, इस सिमिलर टू क्या होता है ना, CFD। हाँ, CFD। तो इनके जो साइड रेशियो होगा, साइड रेशियो कैसे, लेट्स से मैं अगर CD लिखता हूं, तो CD, तो CD by AB is equal to this, यानी इसको लिख लो एज HO और इसको HN। तो CD by AB will be HI by HO, ठीक है ना। आई होप कि तुम लोगों ने इसको नोट कर लिया होंगे। इसको अगर नोट नहीं किया तो पहले इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको आगे और यूज करने वाला हूं, ठीक है ना। सर ये तो मैग्निफिकेशन आ गया ना। हाँ, ये मैग्निफिकेशन, बिल्कुल। एक्चुअली मैग्निफिकेशन, हाँ ये मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन। तो मैं इसको मिटाने वाला हूं। एक सेकंड रुक जाओ सर। एक चीज ध्यान रखना कि CD है क्या भाई जगह, CD is nothing but Object the image distance। distance V, है ना। So that is equal to V by U। और AB क्या है, isn't it the object distance, तो UR। सिंपल है। अब एक काम करो, और ट्रायंगल ले लो, कौन से ना, इसको ले लो P और इसको ले लो Q। एक काम करो, ये वाला ट्रायंगल ले लो FPC। तो ट्रायंगल FPC, FPC will be similar to a triangle FQA is similar to triangle FQA, है ना। FC नहीं सॉरी FPC is similar to triangle FQA, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, इसका भी HI by HO, so therefore HI by HO is nothing but the altitude and also sides interesting। तो इसको HI by HO क्या होगा फिर ना, PC by QA is equal to PC by QA। अब PC क्या है, PC is nothing but the focal length, ये देखो PC is nothing but the focal length, तो is equal to focal length। सर PC फोकल लेंथ क्या चाहिए, उसमें थोड़ा सा रह जाएगा ना। मैंने पहले बोला ना, अपर्चर छोटा है। ओके सर, समझ गया। अगर अपर्चर बड़ा होगा तो बिल्कुल यू आर वेरी राइट। अगर अपर्चर बहुत बड़ा लोगे, इन दैट केस यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस कहां अलग होगा, बराबर है। देखो कितना वो डायग्राम भी बड़ा ना, थोड़ा लग रहा है। नहीं, वो तो मैंने डायग्राम बड़ा बनाया, नहीं तो बहुत कंजेस्टेड डायग्राम हो जाएगा। इतना सा अपर्चर बनाऊंगा तब तो बहुत ही लाइंस कंजेस्टेड हो जाएंगे, फिर समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने मजबूरी से बड़ा बनाया, लेकिन तुमको इसको विजुलाइज करना है, जो वेरी स्मॉल अपर्चर। उससे क्या होगा, ये जो रेज है ना, जो इतना दूर तो दिख रहा है ना, वो बिल्कुल यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और ऊपर वाला भी यहाँ से जाएंगे। तो therefore ये दोनों जो है ना लगभग बराबर हो जाए, उसमें कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। तभी मैंने बोला कि अपर्चर बहुत छोटा होगा तो ही ये मिरर फॉर्मूला काम करेगा। बड़े अपर्चर में कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है ना। चलो F by QA, अब QA क्या होगा, देखो यहां से लेके यहां तक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो मैं QA को लिख सकता हूं AB माइनस QB। तो AB माइनस
Q इज इक्वल टू F बाय, अब AB क्या है? AB तो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, AB तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी Q माइनस QB। नाउ QB इज नथिंग बट द फोकल लेंथ, यानी U माइनस F, ठीक है ना? लेकिन एक चीज बताओ, HI बाय HO B बाय U भी है, और HI बाय HO F बाय U माइनस F भी है ना? तो दोनों तो बराबर होना चाहिए, तो therefore V by U is equal to F by U minus F, ठीक है ना? क्योंकि ये भी HI बाय HO है और ये भी HI बाय HO है, ठीक है? तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, बेशक एक को 1 लिख लो, एक को 2 लिख लो, इक्वेटिंग 1 and 2, ये सब तो अपने फॉर्मेलिटीज पूरा कर लो, मैं तो समझा रहा हूं कि देखो ये दोनों बराबर है, यानी UV माइनस VF इज इक्वल टू क्या होगा? UF। तो इधर आ जाओ, तो UF प्लस VF इज इक्वल टू U। अब एक काम करो, पूरे इक्वेशन को UVF से डिवाइड कर लो, ठीक है ना? तो अगर पूरे इक्वेशन को UVF से डिवाइड करोगे, या एक काम करो, मैं यहीं पे हटा दूंगा, लिख दो, जो मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। तो डिवाइडिंग बाय UVF, तो क्या आएगा? UVF को डिवाइड करोगे इससे, तो 1 by V, प्लस इसको भी UVF से डिवाइड करो तो VF कैंसिल होगा 1 by U, और इसको भी UVF से डिवाइड करो तो क्या बचा? ये हो गया मिरर फॉर्मूला। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो जो बीच में तुम लोग पॉइंट आउट कर रहे थे ना, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे हो गया, तो हर जगह देखो एक ही जवाब दिया था मैंने, क्या कि बिल्कुल जो पॉइंट आउट करो वो सही पॉइंट आउट करो, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो गलत है, वो सही नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली सही हो जाएंगे कब? जब अपर्चर बहुत छोटा हो जाएगा, तो वो जो ऊपर और नीचे लाइंस मैंने बनाए ना पैरेलल, वो बिल्कुल आसपास होंगे, तो वो जो तुमको लग रहा नहीं कि ये तो गलत है, ऊपर वाला तो छोटा है नीचे वाला बड़ा है, ये सब जो लग रहा है ना, जब एकदम पैरेलल हो जाएगा ना, पास पास हो जाएंगे, तो देखना अप्रोक्सीमेटली बराबर लगेगा, तो उस केस में ये वैलिड है। इसलिए मैंने पहले बोल दिया, जितना अपर्चर छोटा रखोगे उतना देखना मिरर फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना? तो डिवाइडिंग बाय UVF you now get that 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F, ठीक है? तो चेक करो, ठीक है ना? वैसे तो मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इनडायरेक्टली प्रूव कर दिया था कि जो मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन आया था ना, वही मैग्निफिकेशन, बट फिर भी जनरली मैग्निफिकेशन के लिए एक अलग से प्रूफ भी दिया जाता है, वो भी समझ लो। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट से सीधा पोल तक एक रे ले जाओ, ये आई होगा, इसका इमेज कहीं तो बनेगा ना, तो लेट्स से इसका इमेज यहाँ होगा, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट में वापस है, तो नाम दे दो O I P, और इसका नाम दे दो A और P। तो देखो ये जो दो ट्रायंगल बना है ना, OAP और IBAP, ये दोनों सिमिलर होंगे, क्यों? देखो ये तो 90 डिग्री, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल तो बराबर होता है ना, पोल पे जो एंगल होता है, तो एक्चुअली मैंने I और R लिखा है, तो एक काम करो, I अगर थीटा हुआ तो R भी थीटा है, यानी दोनों एंगल बराबर है। तो एक ट्रायंगल थोड़ा छोटा है, एक ट्रायंगल बड़ा है, नो डाउट, बट
उसमें देखो ये एंगल्स बराबर हो गए, 90 डिग्री हो गए, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हुए ना, है ना? तो therefore I can write that triangle OAP is similar. OAP is similar to IBP. Is similar to triangle IBP. ठीक है? Triangle OAP is similar to triangle IBP. और इससे क्या होगा? है ना? अगर सिमिलर होगा तो इन दैट केस क्या होगा? HO by OP, है ना? tan थीटा। तो अगर बड़े वाले ट्रायंगल लेते हो तो tan थीटा क्या आएगा? ना HO by OP। और अगर छोटे वाले ट्रायंगल लेते हो, छोटे वाले, तो tan थीटा क्या होगा? ये HI है by IP, पर tan थीटा तो बराबर होगा। और OP क्या है? OP is nothing but image distance V. Therefore, HO by V is equal to HI by U. क्योंकि IP क्या है? U है। So therefore, HI by HO is equal to क्या आता है? I is equal to सर आपने उल्टा नहीं लिख दिया HO by ये होगा, ठीक है? तो HO by U is equal to HI by V. तो HI by HO क्या हो जाएगा? Equal to V by। Now you might say लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला तो माइनस आता है। वो इसलिए क्योंकि HO एक्चुअली सॉरी HI एक्चुअली HI नहीं है, HI एक्चुअली माइनस में, है ना? इसलिए जब तुम फाइनली जब हम मैग्निफिकेशन निकालना होता है और मैं लिखता हूं HI by HO, तो हम क्या करेंगे? माइनस ऑफ। क्यों? क्योंकि HO तो पॉजिटिव है, HO HI तो नेगेटिव है ना, पर मैंने तो उसको HI लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए। एक्चुअली कायदे से पता क्या, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, पर V में भी माइनस, U में भी माइनस, तो इसलिए उसका असर नहीं दिखा। पर अदरवाइज कायदे से देखा जाए तो पता क्या है, यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए, यहाँ पे एक माइनस लिखना चाहिए, यहाँ पे एक माइनस लिखना चाहिए, और यहाँ पे भी एक माइनस लिखना चाहिए। तो चलो V और U में जो माइनस है ऊपर नीचे वो तो कैंसिल हो गया, पर इसका माइनस तो नहीं कैंसिल होगा। ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ वैल्यूज का रेशियो लिखा, और जब हम मिरर फॉर्मूला में पुट करेंगे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला को प्रेजेंट करेंगे, तो हमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना। तो अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलोगे तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव तो चलो कैंसिल हो, एक नेगेटिव रह जाता है, इसलिए देखो फॉर्मूला में माइनस है। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होगा फिर? HI by HO is equal to माइनस ऑफ V by। कायदे से एक्चुअली माइनस V by U नहीं है, कायदे से क्या है? माइनस ऑफ माइनस V by माइनस U। ठीक है, इतना कौन लिखता है? तो हमने दो माइनस को हटा के एक माइनस को जिंदा रखा, ठीक है? तो दैट्स हाउ द फॉर्मूला इज ऑन। ठीक है, पर फिर से मैं वही ऐड करूंगा, ऑल दिस फॉर्मूले आर वैलिड ओनली फॉर स्मॉल एपर्चर, और बड़े एपर्चर के लिए कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं, ठीक है? However, you might say कि ये जो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा है या प्रूफ किया है या जो भी फॉर्मूला डिराइव किया, ये तो कनकेव के लिए था। कन्वेक्स में तो इमेज इधर बनेगा नहीं, कन्वेक्स में तो इमेज उधर बनेगा, है ना? लेकिन देखना फॉर्मूला वही बनता है। क्यों? भी कन्वेक्स में क्या होगा ना, ये रे आएंगे इधर ऐसे करके और हम इसको पीछे ले जाएंगे, तो ये ऐसा ही हो जाएगा। तो इसके जगह थीटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा V, है ना? इसलिए मैथमेटिक्स में कन्वेक्स मिरर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनना इसको, मैथमेटिक्स में कन्वेक्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। tan थीटा HO by OP ये आएगा, और इधर वाला tan थीटा HI by V आएगा, तो वो भी यही आएगा, कोई फर्क नहीं है। ये HI by IP, और इसको आप I लिखेंगे, पहले तो ये आई था, अब तो चेंज होकर उधर आ गया, तो IP तो सब कुछ सेम आएगा।
लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। पिछले बार मैंने बोला कि एक्चुअली कायदे से इस फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस पुट करना चाहिए, यहाँ पे माइनस पुट करना चाहिए, यहाँ पे माइनस पुट करना चाहिए। तो मैंने बोला कि कायदे से मुझे यहाँ पे प्लस पुट करना चाहिए, नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस पुट करना चाहिए, यहाँ पे प्लस पुट करना चाहिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। ये मैंने पिछले बार बोला। इस बार क्या होगा? इस बार यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा। मैं इस बार और कन्वेक्स की बात कर रहा हूँ। कन्वेक्स में अभी तक यहाँ पे कोई अंतर नहीं, जो मैंने कनकेव के लिए किया था और अब मैं कन्वेक्स के लिए कर रहा हूँ, तो चलो मिरर को थोड़ा ऐसे कर देगा, बट डायग्राम तो अल्टीमेटली ऐसे होगा ना। तो कन्वेक्स में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। क्या? तो मैं इसको प्लस पुट करूंगा, इसको प्लस पुट करूंगा, इसको भी प्लस पुट करूंगा और इस बार ये माइनस आएगा। इसलिए घूम फिर के कन्वेक्स में भी मैग्निफिकेशन का सेम फॉर्मूला आएगा और वो आएगा देखना माइनस ऑफ v। पर पिछले बार माइनस थोड़े अलग तरीके से आया और इस बार वही माइनस आ रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा तरीका अलग। तो ठीक है, हमें तो एंड रिजल्ट से मतलब है ना। बीच में थोड़ा सा प्रोसेस अलग हुआ था कनकेव और कन्वेक्स में, बट हमें क्या दिक्कत है? हम तो देख रहे हैं कि एंड रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना। तो यानी कनकेव में क्या हुआ था? कनकेव में ये नेगेटिव था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, नेगेटिव था, ये था पिछले बार कनकेव में, और कन्वेक्स में हमारे सामने ही। लेकिन एंड रिजल्ट वही फॉर्मूला आ रहा है। इसलिए कनकेव हो या कन्वेक्स हो, मैग्निफिकेशन का एक ही फॉर्मूला हो। इसलिए देखा होगा मैग्निफिकेशन का एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, यानी ओवरऑल कर्व्ड मिरर के लिए सिंगल मैग्निफिकेशन। और ये चीज देखा होगा लेंस में भी होता है। लेंस में भी देखो यही चीज होता है कि चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, फॉर्मूला एक ही है। वैल्यूज अपने हिसाब से पुट करते रहेंगे और फॉर्मूला दोनों में एक ही आता है या नहीं? ठीक है ना। चलो, आई थिंक दैट्स इट व्हाट विल हैव टाइम फॉर एज फार एज टुडे इज कंसर्न्ड। ठीक है ना। तो एक बार लास्ट देख लो कैसे कन्वेक्स में मैंने हल्का सा अलग तरीके से बताया कि ये वाला माइनस कहां से आया, और कनकेव में भी थोड़ा सा अलग तरीके से बताया हमने ये वाला माइनस किस तरीके से आया, है ना। चलो एक बार कनकेव का दोबारा बता देता हूं। कनकेव में ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था और ये भी माइनस था। ये कनकेव की बात कर, और कन्वेक्स का तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा है ना। ये था कनकेव, ये कनकेव, और कन्वेक्स का थोड़ी देर पहले लिखा था, है ना। चलो, आई थिंक वी विल जस्ट हैव टाइम फॉर टुडे दिस मच। मेरा तो ड्राइवर भी आके घंटी बजा रहा है कब से। ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और उस दिन हम लोग लेंस के वगैरह का भी प्रूफ वगैरह थोड़ा बहुत करेंगे। तो ठीक है, ये प्रूफ इतना कंप्लीट तो नहीं है क्योंकि यू नो कुछ हम लोग assumption करके ही कर रहे हैं, बट दैट्स हाउ मिरर फॉर्मूलाज आर। ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, गुड नाइट रादर। एक्सक्यूज मी सर। बाय बाय। हाँ बोलो सर, नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास वही सेम आप रखेंगे, वही थर्सडे और सैटरडे संडे। ठीक है ना। थर्सडे को कितने बजे? थर्सडे को मतलब मैं तो अपना रखूंगा शायद अराउंड 5:30 के आसपास। एक बार मैं देख लूंगा। ऑफलाइन? अब मेरे इतने शेड्यूल्स हो गए ना, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं कॉपी में लिख के उस हिसाब से नोटिफिकेशन भेजता हूं। ठीक है ना। तो थोड़ा चलो। एडवांस में भेज देना। हाँ ठीक है, मैं एक दिन पहले भेज दिया। ठीक है ना। ठीक है सर। ओके बेटे, हैव ए गुड और सर डे। एक क्वेश्चन में डाउट तो मुझे, हाँ बेटे जल्दी। तो मैं आपको भेज दूं या बता अच्छा दूं? भेजने वाला चीज है, चलो फिर भेज दो फिर। ठीक है ना। चलो मैं फिर बाद में हिंट दे दूंगा। ठीक है ना। ठीक है। चलो Thank you, ओके sir. बेटे, आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, बाय बाय।